So now we are going to study about the last part of the chapter, and this is antibiotics. So what are antibiotics? So see, the name itself says anti means opposite, biotics means living organisms. So antibiotics are the substances that kills or inhibits the growth of microorganisms. हमारे बॉडी में जब भी आपको बुखार या कुछ भी होता है, वायरल फीवर, तो इमीडिएटली डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, बिकॉज दिस एंटीबायोटिक्स विल किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के जो माइक्रोऑर्गेनिम्स है उनको मारते हैं. सो मेनी डिसीज टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस. तो बहुत अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस से मिलने वाले केमिकल से हम हमारे बॉडी को क्योर करते हैं. हमारे बॉडी में वी हैव एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैसिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वैंकोमाइसिन. अब देख सकते हो माइसिन, जो लास्ट में माइसिन करके वर्ड है वो इंडिकेट करता है माइको मीन्स फंगस. तो हमारे बॉडी में जितने भी ये एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं ये फंगस से बना हुआ है. तो एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन, all these are obtained from fungus. So they are used against various strains such as gram positive and gram negative bacteria. तो बैक्टीरिया को हम दो टाइप में क्लासिफाई किए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ये बैक्टीरिया को मारने वाला है एंटीबायोटिक्स. तो वी हैव रिफामाइसिन. ये रिफामाइसिन जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए द बेस्ट एंटीबायोटिक है. अगर किसी को टीबी होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उनको रिफामाइसिन देते हैं. तो रिफामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है. बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स दे आर क्लासिफाइड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स है जो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकते हैं. सो दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ शॉर्ट स्पेक्ट्रम. जैसे कुछ लोग को बोला जाता है ब्रॉड माइंडेड, मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड नैरो माइंडेड मतलब बहुत कम सोचते हैं. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को मारने वाला है, और शॉर्ट स्पेक्ट्रम मतलब बहुत कम बैक्टीरिया को मारने वाला है. सो ऑन द बेस ऑफ स्पेक्ट्रम वी हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम विच इज एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफेलोस्पोरिन एंड क्लोरामफेनिकोल. ये सारे जो है आपको जो दिख रहा है ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. ATCCE आप याद रख सकते हो, ATCCE. A फॉर एमोक्सिसिलिन, T फॉर टेट्रासाइक्लिन, C फॉर सेफेलोस्पोरिन, C फॉर क्लोरामफेनिकोल, E फॉर एरिथ्रोमाइसिन. एंड देन वी हैव शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. शॉर्ट स्पेक्ट्रम में आता है पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, वैंकोमाइसिन, बैसिट्रेसिन एंड फ्लुक्सासिलिन विच इज PCV-BF. सो ये सारे शॉर्ट स्पेक्ट्रम है, मतलब कुछ एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया को मार सकते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गैसियस फ्यूल. सो व्हाट इज गैसियस फ्यूल? गैसियस फ्यूल जिसका एग्जांपल है मीथेन. तो गैसियस फ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. सो दिस गैसियस फ्यूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एग्जांपल है मीथेन. सो मीथेन कैन बी ऑब्टेन्ड by anaerobic decomposition of urban agriculture industrial waste. अगर आपको मीथेन बनाना है तो आपको जितने भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिकम्पोजिशन करना है, सो दैट यू विल गेट मीथेन. और मीथेन को यूज किया जाता है बहुत सारे फ्यूल्स में यूज किया जाता है. और इथेनॉल, अगर आपको इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है, अगर इथेनॉल बनाना है तो आपको फर्मेंटेशन करना है मोलासेस का. इसको वेस्ट को फर्मेंटेशन नहीं करना है, मोलासेस को जो शुगर केन के बाद जो मिलता है मोलासेस उसको फर्मेंटेशन करेंगे तो आपको इथेनॉल मिलेगा. अगर आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए तो हाइड्रोजन गैस जो है फ्यूचर के लिए जो बेस्ट फ्यूल रहेगा वो हाइड्रोजन गैस. और इसको अगर करना है तो आपको वाटर को लाइसिस करना है बैक्टीरिया के प्रेजेंस में. इसको फोटो रिडक्शन या फॉट रिडक्शन कहते हैं. इससे हम हाइड्रोजन गैस को बना सकते हैं. तो हम माइक्रोब्स को फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मीथेन बनाना है या इथेनॉल या हाइड्रोजन गैस. द लास्ट इज बायोफ्यूल. So biofuel is a type of fuel whose energy is derived from biological carbon fixation. तो naturally जो कार्बन फिक्सेशन होता है इससे हम बायोफ्यूल्स बनाते हैं. तो बायोफ्यूल्स इंक्लूड्स फ्यूल्स derived from biomass conservation as well as solid biomass and liquid fuel biomass. तो हमारे जो नेचर जो देता है स्पेशली जो सॉलिड बायोमास और लिक्विड बायोमास, इनसे हम फ्यूल्स बनाते हैं और जिसको बायोफ्यूल्स कहते हैं. So we have biofuels. The first one is biodiesel, bioethanol, biobutanol and biogas. So these are the fuels which are generated by using biomass. So please remember this, my dear students. We have bioethanol, biodiesel, we have biogas and we have biobutanol. All these are biofuels.
तो यू कैन सी इथेनॉल को यूज करते हैं हम लोग कार्स के एज फ्यूल, एंड इवन बायोबिटेनॉल को, बायोगैस को, इन सब को यूज करते हैं। तो सबसे पहले बायोफ्यूल्स अगर का एडवांटेजेस देखेंगे, दे आर रिन्यूएबल सोर्सेस, इनको रिन्यू कर सकते हैं। दे आर नॉट लाइक अदर रिसोर्सेस लाइक कोल पेट्रोलियम के जैसे नहीं है, इनको रिन्यू कर सकते हैं। एंड दे आर द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए बायोफ्यूल्स बेस्ट है। एंड द एनर्जी डेंसिटी, दिस फॉसिल फ्यूल्स कैरी इनफ एनर्जी इन अ स्मॉल इनफ स्पेस टू मेक देम वेरी प्रैक्टिकल फॉर देयर नंबर ऑफ यूजेस। तो वी हैव द एनर्जी डेंसिटी इज वेरी हाई, तो हम प्रैक्टिकली हम इसको ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ पर्पस के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल केमिकल्स। सो सिमिलर टू फ्यूल्स, various industrial chemicals are also produced through microbial process. तो बहुत सारे various industrial chemicals are also produced through microbial process. हम लोग बहुत सारे अलग इंडस्ट्रियल केमिकल्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे अल्कोहल्स है, एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है। ये सब इंडस्ट्रीज के लिए यूज करने वाले केमिकल्स है, और ये केमिकल्स को हम माइक्रोब्स को यूज करके बना सकते हैं। एंड माइक्रोब्स को यूज करके आप देख सकते हैं ये जो पोल्यूशन जो हो रहा है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स के इतने सारे यूजेस है, आपने अभी तक देखो बहुत सारे यूजेस पढ़ा। माइक्रोब्स को फूड में कैसे यूज करते हैं, माइक्रोब्स से एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं, माइक्रोब्स से ब्रेड, चीज, बटर कैसे बनाते हैं, और माइक्रोब्स को यूज करके अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाया जाता है। ओके, जैसे एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, फ्यूल्स है। और माइक्रोब्स को यूज करके इवन पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, बायोफ्यूल्स भी बनाते हैं। तो पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम पोल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, ऑल्सो इससे डिजीजेस भी बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड डिसीज के वजह से बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं वो पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर यूजिंग माइक्रोब्स। तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज। तो हम रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर एक पिट को डग करते हैं, एंड दोज पिट्स आर लाइन विद प्लास्टिक शीट्स। तो अंदर से हम प्लास्टिक शीट को डालते हैं और ऊपर से हम जो है इसके अंदर वी डंप द वेस्ट मटेरियल। तो जब वेस्ट मटेरियल को डंप किया जाता है, तो ये वेस्ट सारे डंप करने के बाद दे गो इनटू डिफरेंट लेयर्स तक जाके वहां पर फिर वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड देन दिस बायो रिएक्टर्स आर मिक्स्ड एट सम प्लेसेस, एंड जिसके वजह से जो है लैंड फिलिंग साइट्स के अंदर यू कैन सी ये डिकम्पोजिशन हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन होने के बाद वहां पर कंप्लीटली जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करते हैं, एंड द बायोरिएक्टर्स आर मिक्स्ड एट सम प्लेसेस। सो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेयर्स डिकम्पोज द वेस्ट। तो जो माइक्रोब्स टॉप लेयर में है, सॉइल के टॉप लेयर में है, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। So completely filled pit is sealed with slurry, soil slurry, and the best quality compost is formed after. तो कुछ दिन के बाद उसके अंदर से जो है बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम लैंड फिलिंग साइट्स में माइक्रोब्स को यूज करके हम उसके अंदर से कंपोस्ट बनाते हैं, जो कंपोस्ट आगे जाकर हमारे फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पॉलिथीन से पहले कवर करते हैं प्लास्टिक से, फिर उसके बाद में फिर गार्बेज उसमें ऐड करने के बाद उसमें से मीथेन गैस भी बाहर आता है, एट द सेम टाइम कंपोस्ट भी बाहर आएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज जो वाटर हम लोग रिलीज कर रहे हैं घर से, इंडस्ट्रीज से, इसे कैसे मैनेज किया जाता है, बाय यूजिंग इंडस्ट्रीज, बाय यूजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ऐड करके पोल्यूटेंट्स के लेवल को कम करते हैं। माइक्रोब्स विच कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड। तो ये इवन जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, कॉलेरा, टाइफॉइड, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में डिसीज कॉज कर सकते हैं, उसको भी मार सकता है। सो दीज माइक्रोब्स के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद फिर वो वाटर को रिवर्स में, लेक्स में रिलीज किया जाता है। सो दिस माइक्रोब्स विच कैन डिकम्पोज एनी कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय एनी पैथोजन लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड, इट इज मिक्स्ड विद द सीवेज। सीवेज के साथ यूज करके हम उसके अंदर से उससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पैथोजन को। दे रिलीज मीथेन एंड CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स। जब कार्बन कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हो तो उसमें से CO2 और मीथेन गैस बाहर आता है, और ये CO2 मीथेन गैस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल्स। सो CO2 और मीथेन को यूज किया करके हम
फ्यूल बनाते हैं। सो सीवेज मैनेजमेंट में भी हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले जो भी इंडस्ट्री से जो आ रहा है वो पहले यहाँ पर आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट सेंटर, फिर वहाँ से इधर जाता है जहाँ पर स्क्रीनिंग होता है। Then we have the first stage, primary treatment stage, then we have secondary treatment, then we have tertiary treatment. इसके बाद में फिर रिवर्स में रिलीज किया जाता है। तो the sludge that settles down in the process can be used as a fertilizer. तो इसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल माइक्रोब्स है, उसको पहले ही हम मारते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सीवेज मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज क्लीन टेक्नोलॉजी। सो इसे बायो लीचिंग कहते हैं। Microbial ore leaching is the process of extracting metals from ores. तो बायो लीचिंग में हम क्या करते हैं, मेटल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिकवर मेनी डिफरेंट प्रीशियस मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, निकल एंड प्लैटिनम एटसेट्रा। तो इसको कुछ माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है सो दैट उस माइक्रोब्स उस मेटल को डिकम्पोज, उस मेटल को ब्रेक डाउन करता है। तो विच कॉजेस लेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल लीचिंग। नॉर्मल लीचिंग पोल्यूशन में बहुत सारा पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन इसमें कम पोल्यूशन में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसे क्लीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। द माइक्रोब्स हैव नेचुरल एबिलिटी टू डिकम्पोज द मैन मेड केमिकल्स। तो ये मैन मेड केमिकल को डिकम्पोज कर सकते हैं। देयरफॉर हाइड्रोकार्बन्स या कोई भी सल्फर या कोई भी और को डिकम्पोज करने की एबिलिटी माइक्रोब्स के पास है। सो मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एटसेट्रा, they leach into environment from low quality metalloids. So these are converted into compounds before leaching with the help of thiobacillus and sulfobacillus. तो सल्फो एंड थायोबैसिलस दोनों को यूज करके हम उसे लीचिंग से बचाते हैं। तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी के वजह से हम आज माइक्रोऑर्गेनिम्स को यूज करके इको फ्रेंडली बना रहे और क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज करे, बायोफ्यूल्स बना रहे। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस। सो द लास्ट मॉड्यूल वी आर गोइंग टू सी नाउ एंड दैट इज माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। व्हाट आर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स? सी, बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, राइट। तो जहां पर फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फर्टिलाइजर्स डैमेज करते हैं सॉइल को, तो जहां पर फर्टिलाइजर्स को ऐड नहीं कर सकते वहां पर हम माइक्रोब्स को ऐड करते हैं। तो माइक्रोब्स को थोड़े से अमाउंट में, इसको इनोकुलेंट कहते हैं। माइक्रोबियल इनोकुलेंट आर ऑब्वियसली नॉट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बट दे आर बैक्टीरिया। तो ये इसेंशियली क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया को या फंगस को हम उस सॉइल में ऐड करते, जिस सॉइल के पास, जिस प्लांट्स के पास ये माइक्रोब्स रहते हैं, थोड़े से कम अमाउंट में ऐड करते, एक स्पून के इतना क्वांटिटी रहेगा, जहां पर ये ऐड करते तो वहां पर वो माइक्रोब्स नाइट्रोजन को फिक्स करते एयर में से, और एयर में से नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑटोमेटिकली वो वहां पर नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाते हैं। सो इसे हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स भी कह सकते हैं, BF, विच मीन्स बायो फर्टिलाइजर्स। सो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, the carrier based preparations containing beneficial microbes in viable state। तो एक माइक्रोब्स को अपने उनके viable state में हम उसको ऐड किया जाता है। The intended for seed or soil application। तो सीड के साथ या सॉइल में हम लोग इसको ऐड करते हैं और ऐड करके इसे हम यूज करते हैं, सॉइल के अंदर डिग करते हैं सो दैट वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लेवल को बढ़ाता है। सो जिसके वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ने की वजह से सीड्स अच्छे से ग्रो होते हैं और प्लांट्स को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो माइक्रोब्स इनोकुलेंट्स क्या कहते, किसको कहते हैं? सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय फर्मेंटेशन। तो इसको सीड्स के अंदर स्प्रे किया जाता है और वो सीड्स को ऐड करते हैं। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग एज़ोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस, ऐसे दो एंजाइम्स के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके फिर सॉइल पोल्यूटेंट्स ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू यूज ऑफ दिस सॉल्यूशंस। अच्छा, तो क्या करते हैं हम लोग, एज़ोटोबैक्टर के सॉल्यूशन में इसे मिक्स करके फिर वो सीड्स को ऐड करते हैं सो दैट सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा। एंड फ्लोरोएस्टामाइड यूजेस केमिकल्स आर मिक्स्ड विद सॉइल ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इज एग्रीकल्चर। These pesticides in soil can be destroyed with the help of microbes। तो फ्लोरोएस्टामाइड एक ऐसा केमिकल है which is mixed with soil due to use of chemical pesticides। तो इस तरह से हम केमिकल पेस्टिसाइड को भी यूज कम करते हैं। तो we have some organisms, Pseudomonas species, इसको यूज करके हम पायरिडिन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड वी हैव विब्रियो, इसको यूज करके हम पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट को डिकम्पोज कर सकते हैं। पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट विच इज नथिंग बट प्लास्टिक। एंड देन वी हैव फंगस लाइक एक्टिनोमाइसिट्स, नोकार्डिया, तो इनको यूज करके हम रबर को डिकम्पोज कर सकते हैं गार्बेज में से। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एसिडोफिलस,
एसिडोफिलस को यूज करके हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ड्यू टू एसिड रेन वगैरह। सो दिस इज कॉल्ड एज बायोरेमिडिएशन, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को यूज करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लास्टिक को डिकम्पोज कर रहे हैं। और ये बहुत बार होता है, ऑयल जो है, ऑयल रिफाइनरिंग में ऑयल स्पिलेज होता है, तो स्पिलिंग के वजह से पूरे पानी में ऑयल के वजह से पानी पूरा पोल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो इट इज नॉट इजी टू रिमूव ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। सो हम क्या करते हैं, वी यूज सर्टेन बैक्टीरिया, वी यूज सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये माइक्रोब्स को यूज करके हम उसके अंदर से इनको निकालते हैं। तो यहाँ पर वी हैव अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB। एंड देन वी हैव बायो इंसेक्टिसाइड, जो डायरेक्टली जाके इंसेक्ट्स को मार सकता है। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे स्पिनोसाइड, बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ बायोस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को उस प्लांट में पहले से ऐड करते हैं। तो उस प्लांट के जीन्स में वो बैक्टीरिया के जीन्स रहने की वजह से जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट मर जाता है। सो वी हैव BT कॉटन, BT टोमेटो, ऐसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड प्लांट्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे यूजेस हमने देखा इस चैप्टर में। वी हैव स्टडीड अबाउट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड, फॉडर, ऑर्गेनिक एसिड प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन के ये वजह से, और फूड बनाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट बायोरेमिडिएशन कैसे करते हैं। तो इतने सारे यूजेस जो हमने पढ़ा, ये सब माइक्रोग्राम्स का यूजेस है। तो आई वांट एवरीवन टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इसका नोट्स बनाइए। और ये सारे कंसेप्ट जो आपको इसमें जितने भी नेम्स है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसका नाम है वो नाम लिखिए, और इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करते हैं, बायोफ्यूल्स में कैसे यूज करते हैं, और एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स का नोट्स बनाइए एंड इसको 2-3 बार रीड करिए, सो दैट ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच।